वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए आज BA प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं वो हिंदी जो ले रखे हैं उनके लिए आज का जो महत्वपूर्ण पेपर होगा वो होगा कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ये द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए है। जो BA प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं वो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ पेपर दे चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं, यानी कि पेपर नज़दीक है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होगा आज का। और सबसे अहम बात ये होगी कि आपको किस तरीके से पेपर को क्लियर करना है और क्रैक करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और बने रहे वीडियो के अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों एक दूसरे को। आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके इसके मॉडल पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो देर ना करें और पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से प्रश्न देखते रहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ये चीज़ें आप लोग अपने आप को पूर्ण रूप से क्लियर कीजिए। तो ये चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ। पेपर आज का आप रहा कि BA प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर हिंदी। प्रश्न पत्र आपका होता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। और जो BA, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि BA प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये मॉडल पेपर ही महत्वपूर्ण है। खंड आ, प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है और इसमें आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, पदनाम से आप क्या समझते हैं। अब पदनाम होता क्या है, पहले आप यानी कि पदनाम का मतलब क्या होता है। पदनाम का मतलब होता है पदधन नाम, यानी हिंदी का अर्थ है स्थान या ओहदा, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं या फिर कहते हैं किसी पोस्ट पर है आदि। इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम, यानी किसी स्थान अथवा ओहदा, यानी जिसे कहते हैं पोस्ट का नाम। डॉक्टर हरदेव बिहारी जी ने अपने शब्दों में लिखा है और उन्होंने लिखा ये है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दों में पदनाम का पर्याय यानी कि डेसाइग्नेशन दिया जाता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है और उसी में से उसका पहचान होता है, उसी उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति अपना पद होता है। पद का निर्धारण कार्य के स्तर, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापन करने वाले को अध्यापक कहा जाता है, परीक्षण करने वाले को परीक्षक बोला जाता है, निर्देश देने वाले को निर्देशक कहा जाता है। और इसी प्रकार विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्य व्यक्ति को संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, इसी को हम पदनाम कहते हैं। दूसरा आपका आता है कि संकल्प से क्या तात्पर्य है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है, संकल्प से क्या तात्पर्य है। इसमें संकल्प का मतलब क्या होता है ये चीज़ें जानिए। इसमें लिखना है आपको किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय और इस प्रश्न को सुलझाने के लिए की गई सिफारिशों को लिखित प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। इसे किसी भी सभा, निकाय या वैधानिक समूह का निश्चित एवं औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। उसके बाद में फिर आपका था निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन है निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। निविदा सूचना होता क्या है। ये निविदा सूचना का मतलब क्या होता है ये चीज़ें समझिए। आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया रहता है। यानी निविदा सूचना में जो सरकारी निर्माण होती हैं, जो सरकारी शर्तें दिया जाता है, निर्माण कार्य का विवरण दिया जाता है, उसी को निविदा सूचना के अंतर्गत होता है। निविदा एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले
कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर सभा निविदा भरने वाले समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाले निविदा को स्वीकृति दे जाती है और निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। तो यही होता है निविदा का सूचना प्रणाली। उसके बाद फिर कार्यालयी नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आपका है, कार्यालयी हिंदी का क्या उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, यानी कि कार्यालयी हिंदी का क्या उद्देश्य है। इसमें लिखना है आपको, आंसर में उत्तर डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यह था कि भारत के सभी शासकीय कार्यालयी हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत को अधिकांश जनता शासन के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके और इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से पहुंच सके तो आम नागरिक शासन की सुविधा का लाभ उठाने वंचित रह जाएगा। अतः राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी का आवश्यकता महसूस की गई। तो ये होता है कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई शिक्षण क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है, ई शिक्षण से क्या तात्पर्य है या आप ई शिक्षण से क्या समझते हैं। तो कुछ भी आप क्वेश्चन में बना सकते हैं। इसमें लिखना है आपको ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई शिक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा अनुप्रयोग और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है, जैसे ई रिक्शा के अनुप्रयोगों के प्रक्रियाओं और वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग सम्मिलित हैं। यही हमारा है ई शिक्षण प्रक्रिया। उसके अंदर फिर आपका आता है पोस्टर। उसके अंदर फिर क्या आता है आपका पोस्टर की क्या उपयोगिता है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा चौथा नंबर। इसमें आपको लिखना है कि यह एक विचार, घटना या उत्पाद की अस्थायी प्रचार माध्यम है जिसे सार्वजनिक स्थान जन समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर देखने हेतु रखा जाता है। पोस्टर को आकर्षक एवं सूचनापरक दोनों प्रकार का बनाया जाता है। पोस्टर के द्वारा घटना, विशेष संगीतकारों और फिल्मों आदि का प्रचार प्रसार किया जाता है। आधुनिक पोस्टर जो है 1840 और 50 के दशक का है। पोस्टर विशेषज्ञ यानी कि जॉन वार्नीकोट लिखते हैं कि 100 वर्ष से भी कम समय में यह एक महत्वपूर्ण कला के रूप में पहचाना जाने लगा है। आधुनिक रूप में यानी कि आधुनिक युग में विज्ञापन पोस्टर एक विशेष प्रकार का ग्राफिक कला बन गए हैं। पोस्टर कलाकार थियोफाइकल यानी स्टीलेन, अल्बर्ट गुडल्यून और हेनरी थिएट, उसके बाद फिर लियोनार्डो कैपिएलो आदि अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ। इसमें आपको लिखना है कि परम 8000 यानी कि जो हमारा है परम 8000 सी डैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 में किया गया। इसके निर्माण का श्रेय सी डैक के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम युवा सेकंड निर्माण 2013 ईस्वी में किया गया
जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर यानी कि फ्लो सॉल्वर का विकास नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया था। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पल्लवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर की पल्लवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पल्लवन का महत्व क्या है, इसको आप लोग समझिए थोड़ा। पल्लवन का मतलब क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कि पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं डॉक्टर सुमन सिंह ने अपनी पुस्तक संक्षेपण और विस्तारण में लिखा है कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र, कथ्य या लोकोक्ति, नीति वचन या सूक्ति, गुम्फित भाव या विचार रूपी कली को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हम किसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसका अर्थ है मतलब जिससे उसका अर्थ रूपी सौरभ सामान्य जनों के भी सहज रूप में मिल सके। पल्लवन के अभ्यास में हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं और मस्तिष्क में नवीन विचारों को संचरण होने लगता है। बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, भाषा शैली में निखार आ जाता है तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है। तो पल्लवन की जो मूल रूप से भावपूर्ण वाक्यांश दिया जाता है उसी को हम पूर्ति करते हैं, तो यही होता है पल्लवन। अब आपका सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह प्रोग्रामों, नियमों एवं क्रियाओं का समूह है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10वां, सॉफ्टवेयर के जनक कौन हैं। आंसर में आपका आएगा सॉफ्टवेयर के जनक कौन है। तो आंसर में आपको लिखना है कि सॉफ्टवेयर के जनक जो हमारे हैं वो चार्ल्स बेबेज जी हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज जी हैं। और इनके प्रमुख भाग निम्नलिखित से हैं। इनके पहले तो इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट उपकरण, तो ये इनके कंप्यूटर के भाग होते हैं। तो कंप्यूटर का जनक हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। अब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1791 की 1791 लंदन में हुआ था। वो धनी परिवार से थे और उनके पिता का नाम बेंजामिन बेबेज था जो एक बैंकर थे। चार्ल्स बेबेज ने अपने 1816 में सोसाइटी का सदस्य चुना गया और 1820 में चार्ल्स बेबेज ने अपने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी भी बनाई थी। और इन्होंने मैकेनिकल मशीन थी। इन्होंने वर्ष 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यह वैज्ञानिक ने समय समय पर कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों में आधुनिक कंप्यूटर का नींव डाली, जो 1945 में इनेक के निर्माण तक सिलसिला चलता रहा। और परंतु कंप्यूटर का आविष्कार का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है, यानी कि मैंने आपको सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस क्लियर किया। सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चन थे, आपको मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया। उसका फिर आपका सेक्शन बी यानी खंड बा का क्वेश्चन आपको बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर देख दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा होता है आपको एक दूसरों को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। उसके बाद में फिर आप लिखना है आपको कि इसमें आपका होगा खंड बा, केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में होना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि ई पाठशाला क्या है, स्पष्ट कीजिए। ई पाठशाला का मतलब क्या होता है। अब आपका आता है ई पाठशाला। डिजिटल इंडिया अभियान ने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में ICT के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया। ई पाठशाला पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया। ई पाठशाला पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय सरकार की एक संयुक्त पहल है जो नवंबर 2015
में प्रारंभ की गई। भारत और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT यानी कि NCERT की पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक और अन्य विभिन्न डिजिटल संसाधनों सहित सभी शैक्षिक संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार के लिए विकसित किया गया। पाठशाला मोबाइल ऐप को सभी के लिए समान गुणवत्ता युक्त और समावेशी शिक्षा, आजीवन सीखने और डिजिटल डिवाइस को मानने के लिए शुरू किया गया है। छात्र, शिक्षक और माता पिता कई प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-बुक का उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, वेब पोर्टल, लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से यानी कि फ्लिप बुक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पाठशाला भी उपयोगकर्ताओं को अपनी डिवाइस के समर्थन के रूप में कई पुस्तकों को ले जाने की अनुमति देता है और इन पुस्तकों की विशेषताएं हैं कि वह उपयोगकर्ताओं को संदर्भ लेने, चयन करने, जूम करने, बुकमार्क करने, हाईलाइट करने, नेविगेट करने, साझा करने, टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि TTS ऐप का उपयोग करके सुनने और नोट्स को डिजिटल बनाने का अनुमति देता है। उसके बाद में फिर आपका आता है, इसके साथ ही इसमें शैक्षणिक जो सामग्री है वो हिंदी है, अंग्रेजी है व उर्दू भाषा में उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद फिर आपका आता है स्वयं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा आपका आता है इसमें इसमें आपको लिखना होगा कि स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। इसमें लिखना है आपको स्वयं योजना का लक्ष्य, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम होता है स्वयं, यानी कि स्वयं का मतलब होता है मैं। यानी इस योजना के माध्यम से सरकार छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। सरकार की ये नई पहल यानी कि स्वयं देश के हर छात्र की उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए शुरू की गई है। विद्यार्थी स्वयं की वेबसाइट पर जाकर किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकता है और इतना ही नहीं, मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा के अलावा स्वयं के 32 DTH चैनल के माध्यम से भी विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। ये चैनल निःशुल्क होते हैं। इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों से लेकर कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों तक की मदद की जाती है। देश भर से लगभग 1000 से अधिक शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि NICT ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से स्वयं की वेबसाइट को विकसित किया है। इतना ही नहीं, स्वयं को 2000 पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने में सक्षम है। 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर के सभी छात्र स्वयं ऐप पर जाकर अपने किसी भी विषय से जुड़ी वीडियो को देख सकते हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों और पिछड़े समाज के वर्गों के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने है। स्वयं के माध्यम से छात्र बिना खर्चे एवं डर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी कई छात्र हैं जो डिजिटल क्रांति से नहीं जुड़ पाए हैं और ऐसे में इस योजना के आने से छात्र कंप्यूटर एवं नेट जैसी सुविधा से जुड़ सकेंगे। स्वयं को सबसे बड़ा उद्देश्य इस देश के हर छात्र को देश के अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना। छात्र चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस योजना के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। जिन छात्रों के पास शिक्षा हासिल करना का अच्छे साधन नहीं है, उनके लिए स्वयं योजना काफ़ी उपयोग सिद्ध होगी। स्वयं में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को NPTEL, UGC, CEC, NCERT और IIBS, NIOS और IGNOU के द्वारा तैयार किया जाता है। इन 7 संस्थानों के बीच बांटे गए विषय पर इन सबको छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां NPTEL इंजीनियरिंग से जुड़े विषय और कार्य करेंगी, वहां स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए UGC, स्नातक शिक्षा के लिए CEC और स्कूल शिक्षा के लिए NCERT तथा NIOS स्कूल के छात्रों तथा IGNOU
प्रबंध अध्ययन के लिए IB यानी की बात करें तो IIBM पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इनके द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को ऑनलाइन एवं TV पर द्वारा पढ़ा जा सकेगा। स्वयं योजना के अंतर्गत स्वयं की वेबसाइट पर कई विषयों से जुड़े व्याख्यान विद्यार्थियों को मिलते हैं और इन व्याख्यानों की मदद से यदि छात्र को किसी विषय के कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वह संदेह को दूर कर सकता है। वेबसाइट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर भी पढ़ सकता है, क्योंकि यह अध्ययन सामग्री देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। व्याख्यान और अध्ययन सामग्री को अच्छे से देखने पढ़ने के पश्चात छात्र एक आत्म-मूल्यांकन टेस्ट ले आता है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि क्या समझ में आया है और क्या नहीं। यदि समझ में आया है तो छात्र उसकी चर्चा और अपने सवाल ऑनलाइन शिक्षकों से कर सकते हैं। अब स्वयं योजना माइक्रोसॉफ्ट की मदद से 2000 पाठ्यक्रमों और विभिन्न विषयों में 8000 घंटे सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षकों द्वारा सीखने के लिए सक्षम बनाती है और ऑनलाइन कोर्सेज के इंटरैक्टिव लर्निंग अनुभव भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से देश के दूरस्थ हिस्सों में सभी छात्र शिक्षकों द्वारा लाभ उठा सकते हैं। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है कि प्रतिवेदन की विशेषताएं एवं उद्देश्य बताइए। अब आपका आता है प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। नंबर 2, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है और बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती हैं। चौथा पाएगा प्रतिवेदन ऐसा है जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट है, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष हो। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की कड़ी विशेषता होती है। नंबर 5 आपका आएगा कि प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है और इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं है। छठा नंबर, प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिसमें भ्रम पैदा है। प्रतिवेदन की एक ऐसी साहित्यिक नहीं होती है, यह सरल और रोचक होती है। 8वां नंबर है कि प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन में खींच सकता है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रतिवेदन के उद्देश्य। प्रतिवेदन के उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह का भूल या भ्रम ना होने पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान में जोड़ना भी है। भूतकाल में भूल से लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना उसका मुख्य प्रयोजन है, किंतु प्रतिवेदन डायरी में दैनंदिनी नहीं है। प्रतिवेदन में व्यर्थ की तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है। दोनों में यह स्पष्ट होता है। फिर आपका था 5वां नंबर, ज्ञान दर्शन से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि इग्नू का ज्ञान दर्शन यानी कि GD यानी कि किसे कहेंगे हम GD चैनल का एक वेब आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम देख सकते हैं। यह भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का संयुक्त उपक्रम है। इग्नू के विद्यार्थी के लिए दर्शन का शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। यह एक 24 घंटे के लिए प्रसारण वाला यानी कि शैक्षिक चैनल है जो अपने सभी देशों के लिए इग्नू के विभिन्न शैक्षणिक यानी कि विषयों को कार्यक्रम प्रसारित करता है। हालांकि इग्नू इस चैनल के केंद्रीय एजेंसी हो, फिर भी चैनल प्री स्कूल, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल के शैक्षणिक कार्य के साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अपने कार्यक्रम
प्रकाशित नहीं है। उसके अलावा नौकरी खोजने वाले गृहिणी को विभिन्न पेशेवर के लिए भी ज्ञान दर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत उपयोगी है और फ़ायदेमंद है। इग्नू की वेबसाइट पर विद्यार्थियों के लिए इस चैनल को प्रसारण करने कार्यक्रम उपलब्ध है। यह चैनल वेबकास्ट पर भी उपलब्ध है ताकि पूरी दुनिया के यह चैनल वेबकास्ट पर भी उपलब्ध है ताकि पूरी दुनिया के लोग इग्नू के प्रोग्राम से लाभ उठा सकें। और ज्ञान दर्शन अब इग्नू के स्वयं सभा चैनल का एक हिस्सा है और इसे MHRD चैनल संख्या 25 पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इग्नू के ज्ञानवाणी और ज्ञानधारा नामक 2 रेडियो चैनल भी हैं जो 60 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से लिव फोन इन प्रोग्राम्स बहुत लोकप्रिय है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च और प्रौढ़ शिक्षा के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और प्रसार शिक्षा से संबद्ध प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। और विद्यार्थी शिक्षक के लिए ज्ञानवाणी और इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग IRC की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग। अब इसमें आपका आएगा डाटा प्रोसेसिंग, हेडिंग डालेंगे आप क्या, डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के जरिए आंकड़ों को संजोया जाता है। हिंदी में इसे आंकड़ा संसाधन कहते हैं। हिंदी में कैसे इसको क्या कहते हैं, आंकड़ा संसाधन। कंप्यूटर का यह कार्य अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी होता है। भाग दौड़ एवं वैज्ञानिक प्रगति के इस युग के मनुष्य को कार्य क्षेत्र बहुत जटिल एवं व्यस्त बनता जा रहा है। उसे एक साथ एक ही समय पर ढेर सारी चीज़ों, ढेर सारे आंकड़ों की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा होता है। डाटा प्रोसेसिंग की सहायता में अन्याय सूचना को एकत्र किया जा सकता है, उन्हें संचित किया जा सकता है, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और संशोधन किया जा सकता है। नई सूचनाओं को जोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ निकाला जा सकता है। इसके द्वारा नाम एवं पत्तों की सूची को अत्यंत सहजतापूर्वक संजोया जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में आंकड़ा उनकी संसाधन जिसे कहते हैं डेटाबेस प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण बहुत बढ़ता आ रहा है। इसके द्वारा किसी सूचना विशेष को खोजने में अति अल्प समय ही लगता है। जो कार्य अधिक समय में अधिक श्रम करके प्रोसेसिंग से एक वैज्ञानिक सहायक की ओर हमारा सहयोग करता है। इनके द्वारा आंकड़ों को जांचने, परखने एवं उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जानकारी के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला तो आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग और तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग के शब्द संयोजन होता है। और डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं संकलन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपका आता है कि विभिन्न क्षेत्रों में फेसबुक की क्या उपयोगिता है, ये लिखना है आपको। पहले तो आप जान लीजिए फेसबुक क्या है। फेसबुक बिजनेस पेज यानी कि ब्रांड, सेलिब्रिटी, मुद्दों और संगठनों के लिए काफ़ी उनकी ऑडियंस तक पहुंचने का मुफ्त तरीका है। हालांकि फेसबुक प्रोफाइल प्राइवेट हो सकती है लेकिन तेज पब्लिक होते हैं। पब्लिक आपके पेज को इंडेक्स कर सकता है जिससे सभी लोगों के लिए आपको ढूंढना आसान हो जाता है। आप अपने डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस पर फेसबुक बिजनेस सूट और क्रिएटर स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक मुख्य पेज की उपयोगिता यानी कि पहला आप हेडिंग डालेंगे कि मुफ्त आसान। पेज का उपयोग मुफ्त है। पेज बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और हम उनमें मैनेज करने के लिए कई फीचर यूज करते हैं। दूसरा बहुउपयोगी, इसके पेज के साथ कई फ्री टूल आते हैं जो आपके बिजनेस के लिए इनकी मॉडल के आधार पर विशेष लक्ष्य पाने की मदद करते हैं। तीसरा
आपका था कस्टमर में कनेक्शन। अरबों लोग बिजनेस की बातचीत करने के लिए फेसबुक का प्रयोग करते हैं। मौजूदा और नए कस्टमर्स के साथ लॉयल्टी बनाने के लिए अपने पेज का उपयोग करते रहते हैं। चौथा आपका आता है कि अपने तेज से विज्ञापन दीजिए। इसमें लिखना है आपको कि विज्ञापनों से अपने ब्रांड बैंड और ऑडियंस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फेसबुक पर विज्ञापन देने के लिए आपको पेज की ज़रूरत है। आप विज्ञापन बनाने, अपना बजट सेट करने और विज्ञापन प्लान की स्ट्रेटजी बनाने के लिए फेसबुक के विज्ञापन उपयोग टूल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है सेक्शन सी, यानी कि खंड सा। मैंने आपको सारे बता दिया, सातों के सातों क्वेश्चन, लेकिन आपको करने हैं 5 ही क्वेश्चन जो कि आपको 2 शब्दों में होने चाहिए। उसके बाद में फिर आपका सेक्शन सी और सेक्शन बी। मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ बता ही दिया है। सेक्शन सी में आपको लिखना होगा खंड सा केवल 2 प्रश्न अनिवार्य है। खंड सा से केवल 2 प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 5 शब्दों में होगा। 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा कि प्रारूप किसे कहते हैं, प्रारूप एवं प्रारूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए और अच्छे प्रकार प्रारूप के उपयोग गुण बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपका है। फिर 9वां क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप निर्धारण की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन आपका आता है कि कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं और सामान्य हिंदी तथा कार्यालयी हिंदी में अंतर बताइए। फिर 11वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास में कंप्यूटर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चंस मैं आपको 1-2 वीडियो में क्लियर करूँगा, 8वां और 9वां, फिर 10वां और 11वां। तो ये दोनों क्वेश्चन खंड सा के अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे कि आप लोग को समझने में थोड़ा परेशानी ना आए और अच्छे से आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए आप अपने लॉन्ग आंसर को। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक करके आपको बताया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी का सब्जेक्ट ले रखे हैं और पेपर नज़दीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़िए आबाद रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।